हेलो हे गाइस, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल सिविल्स विद आकाश। आज के न्यूज़पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ और एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। एडिटोरियल दो आए हुए हैं आज वाले। एक तो है जो हम काफ़ी टाइम से बात कर रहे हैं कि लेबलिंग करनी चाहिए कि कौन सा फूड कितने स्टार लेवल का होना चाहिए, और नंबर वन जो एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे रिगार्डिंग दी इकोनॉमिक्स के जो रेपो रेट या फिर CRR इंक्रीज़ किया था उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है जी। और एक सबसे पहले उससे पहले आपने क्या करना है कि आई होप कि आपको जो आपके आंसर है वो वैल्यूएटेड आंसर मिल गए होंगे। ठीक है, मुझे लगता है काफ़ी बच्चे भेज रहे हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है मेंस का, सबसे पहले वो देखते हैं। आज का मेंस का क्वेश्चन जो आपने लिखना है, जो आपने प्रैक्टिस करना है, वो है एग्जामिन द रोल ऑफ गिग इकोनॉमी इन द प्रोसेस ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन इन इंडिया। ठीक है जी। और जिनको इसका मॉडल आंसर चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके इसका मॉडल आंसर ले सकते हैं। शाम को इसका मॉडल आंसर अपलोड हो जाएगा। जो कल वाला क्वेश्चन था उसका मॉडल आंसर अपलोड हो चुका है, आप देख सकते हैं। और एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन बताया गया साथ में, और उसका आंसर आपको लास्ट में मिल जाएगा। ब्लैक सी, जो ब्लैक सी है उसको कौन कौन सी कंट्री टच करती है ये आपने बतानी है। और वीडियो के लास्ट में ये जो ब्लैक सी को कौन कौन सी कंट्री टच करती है उसका आंसर आपको मिल जाएगा। देखिए, सबसे पहली जो न्यूज़ है आज, ये बहुत टाइम से जो न्यूज़ बार बार न्यूज़पेपर में आती है, कैन सेडिशन एक्यूज्ड गेट प्रोटेक्शन आज सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कोर्ट आज द गवर्नमेंट टू रिस्पॉन्ड विद इन नेक्स्ट 24 आवर्स हाउ इट इंटेंडेड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑलरेडी अरेस्टेड एंड फेसिंग द प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन 124A ऑफ द IPC। मतलब जो सेडिशन के अंदर लोग पकड़े जा चुके हैं उनको, उनके लिए आप क्या सोचते हो और उनको किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और ये जो लॉ है, सेडिशन लॉ है, क्या इसको चेंज करना है या फिर नहीं करना है, इसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। तो देखिए, यहाँ पे सेडिशन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, तो जो सेडिशन लॉ है उसको इनेक्ट किया गया था 17वीं सेंचुरी में इंग्लैंड में। तो उनको लग रहा था कि भी जो सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी ओपिनियन ही गवर्नमेंट के प्रति होनी चाहिए। अगर कोई बैड ओपिनियन देता है, अगर कोई बुरी ओपिनियन देता है, तो वो एक डेट्रीमेंटल होगा गवर्नमेंट के प्रति और मोनार्की के प्रति, तो उन लोगों को पकड़ लेना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, यहाँ पे ये जो लॉ है ये सबसे पहले ओरिजिनल ड्राफ्ट किया था 1837 में बाय दी थॉमस मैकली, ठीक है, मैकले, बट वॉज इनएक्सप्लिकेबली ओमिटेड व्हेन दी IPC वॉज इनेक्टेड इन दी 1860। फिर उसके बाद में अगर हम बात करते हैं सेक्शन 124A है जो IPC का, वो सेक्शन 124A है, उसको इंसर्ट किया था 1870 में बाय द सर जेम्स स्टेफन। ठीक है। और ये मतलब वन ऑफ द ड्रैकोनियन लॉज हैं जो कि इनेक्ट किया गया था कि जो भी लोगों की वॉइस है उस टाइम पे, जितनी भी प्रॉब्लम चल रही थी हमारी कंट्री में, जितनी भी मेजर इश्यूज थे कि भाई ये हमें ब्रिटिशर से इशू है, उसको दबाने के लिए इसको लाया गया था। अगर हम IPC सेक्शन 124A की बात करें, तो अगर कोई भी बंदा अपने वर्ड्स से, चाहे वो उसके वर्ड्स लिखे हुए हों, चाहे वो बोले हुए हों, चाहे वो विजुअल हों, चाहे वो साइंस हों, चाहे वो किसी भी तरह से अगर गवर्नमेंट के खिलाफ है, अगर गवर्नमेंट के खिलाफ डिसअफेक्शन दिखा रहा है, ठीक है, और वो गवर्नमेंट के खिलाफ जो कि एक अच्छे तरीके से लॉ से इस्टेब्लिश हुई है, तो हम उसको मानते हैं डिसलॉयल्टी, और जिसकी सज़ा मिलेगी आपको। और ये जो सेडिशन है वो नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है, और ये सेक्शन 124A है जो वो इम्प्रिजनमेंट होती है इस चीज़ की, कितनी, 3 साल से लेकर लाइफ टाइम की। फिर उसके बाद में आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, और आपको पासपोर्ट के बिना रहना पड़ता है। मतलब क्या, आप किसी और कंट्री में नहीं जा सकते, और कोर्ट आपको जब भी कभी बुलाएगी टाइम टू टाइम आपको वहाँ पे पेश होना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। सो दिस इज अबाउट द सेडिशन, और इसको चेंज करने की यहाँ पे बात की जा रही है क्योंकि बहुत पुराना लॉ है जो कि ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था उस टाइम की कंडीशंस को देखते हुए, लेकिन आज की कंडीशन में ये सेट होता है, फिट होता है, नहीं होता, इसके बारे में बात करनी चाहिए। सो नाउ द फर्स्ट न्यूज़ रिलेटेड टू द सिलेबस ऑफ GS2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस, ये आपने चीज़ को यहाँ पे याद रखना है। नंबर टू जो न्यूज़ है, डेथ टोल इन श्रीलंका राइजेस टू 8। ठीक है। तो आपको पता है कि किस तरह से यहाँ पे जो इकोनॉमिक क्राइसिस है पहले वो आते हैं, फिर इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद में अब जो क्राइसिस है वो सिविल क्राइसिस की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे क्या था कि जो ओपोजिशन, या फिर हम लगा सकते हैं जो एंटी जो प्राइम मिनिस्टर था इनका, राजापक्सा, ठीक है, जो एंटी राजापक्सा थे, उन्होंने मतलब ऑलमोस्ट द पीपल ऑफ श्रीलंका वॉज अगेंस्ट द राजापक्सा, कि वो बोल रहे थे आप अपनी जो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट है उसको छोड़ दो बिकॉज ऑफ द राइजिंग इकोनॉमिक क्राइसिस। और इसका जो सबसे ज़्यादा प्रभाव है या फिर जो क्रेडिट है वो दिया जा रहा था श्रीलंकन के प्राइम मिनिस्टर को, क्योंकि उनकी हरकतों की वजह से जो इकोनॉमिक क्राइसिस वहाँ पे आए थे, ये बोला जा रहा है। तो ये अब किस चीज़ की तरफ लेके जा रहे हैं, सिविल क्राइसिस की तरफ। उसका रीज़न क्या है, कुछ के ग्रुप्स ऐसे हैं जो कि एंटी हैं, और कुछ के ग्रुप्स ऐसे अब आते हुए हमें दिखाई दे जो कि प्रो है। तो दोनों के बीच में यहाँ पे क्या हो रही है, लड़ाइयाँ चल रही हैं, और जिस चीज़ की वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, और यहाँ पे डेथ या फिर वायलेंस एक नॉर्मल
नॉर्मल चीज़ बन चुकी है श्रीलंका में, तो इसको ठीक करने के लिए अब जो स्टेप्स हैं वो लिए जाने चाहिए। ये आप देखिए यहाँ पे व्हीकल्स को जलाया जा रहा है, लोग लड़ रहे हैं, ठीक है। नंबर 3 जो आज की न्यूज़ है वो है रिगार्डिंग दी मिनॉरिटी टैग। मिनॉरिटी टैग में सेंटर ने यू टर्न लिया। पहले हुआ क्या था कि मार्च 25 को जो मिनिस्ट्री ऑफ मिनॉरिटी अफेयर्स है उसने सुप्रीम कोर्ट को बोला था कि भाई सेंटर और स्टेट दोनों के पास कॉन्करेंट पावर है, कोई भी दोनों में से एक बंदा क्या कर सकता है, सेंटर भी और स्टेट भी, दोनों में से कोई भी बंदा क्या कर डिक्लेयर कर सकता है, किसी भी बंदे को मिनॉरिटी, ठीक है जी, मिनॉरिटी स्टेटस दे सकता है। जैसे कि 10 स्टेट में अगर हम मान के चले इन दी 10 स्टेट्स हिंदूज आर इन दी मिनॉरिटी, तो वहाँ पे अगर हिंदूज को मिनॉरिटी का स्टेटस देना हो तो वो स्टेट भी दे सकती है। यहाँ पे ये चीज़ बोली जा रही थी, लेकिन अभी इसमें यू टर्न एक बहुत बड़े लेवल का दिखाई दे रहा है कि भाई सेंटर ने बोला ये तो मेरे पास ही अकेले के पास पावर है कि मैं मिनॉरिटी कम्युनिटी का जो टैग है किसी को दे सकता हूँ। और यहाँ पे उन्होंने बोला कि मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, उन्होंने 2 यहाँ पे एक्ट भी बताए। वन इज नेशनल कमीशन फॉर मिनॉरिटीज एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्ट 2004 और एक है नेशनल कमीशन फॉर मिनॉरिटीज एक्ट 1992 पास्ड बाय द पार्लियामेंट, इम्पावर्ड द सेंटर टू नोटिफाई अ मिनॉरिटी कम्युनिटी। ये चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है। तो एक बड़ा ही हाई लेवल का यू टर्न यहाँ पे मारते हुए दिखाई दे रही है सेंटर। तो ये चीज़ यहाँ पे आपने याद रखनी है। तो ये थर्ड जो न्यूज़ है दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू GS2 एंड GS2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस और कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस। यहाँ पे हम इस चीज़ के बारे में बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है जो नेक्स्ट जो हमारा पेपर के नेक्स्ट पेज पे जो न्यूज़ है वो है रिगार्डिंग दी कुतुब मीनार। कुतुब मीनार के बाहर कई लोग गए वहाँ पे और उन्होंने बोला इसका नाम चेंज करके रखो क्योंकि ये नाम गलत रखा हुआ है। पहले यहाँ पे कोई टेम्पल होता था, उसके नाम पे नाम रखना चाहिए और इससे एक जो कंट्रोवर्सी है वो पैदा हो जाती है। एंड नाउ दिस टॉपिक इन दी सिलेबस विल बी रिलेटेड टू GS1 आर्ट एंड कल्चर। तो आर्ट एंड कल्चर से यहाँ से हमें क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है। देखिए आपको लग रहा होगा कि यार यहाँ पे इस तरह का माहौल बन रहा है और मैं क्वेश्चन का ही बात कर रहा हूँ, तो हमें सिलेबस के अकॉर्डिंगली ही देखना पड़ता है कि किस तरह से अगर कोई चीज़ हाइप में है तो उसका क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है। तो देखते हैं कुतुब मीनार के बारे में थोड़ा सा हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम बात करते हैं। ये एक 5 स्टोरीड रेड सैंडस्टोन टावर है जो कि मुस्लिम कॉन्करर्स ने यहाँ पे बनाया था जब उन्होंने 30th सेंचुरी में ये कोमेमोरेट की थी अपनी फाइनल ट्रिम्फ ओवर दी राजपूत रूलर्स। तो उसकी याद में इन्होंने यहाँ पे ये बनाया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये 7 मीटर हाई आयरन पिलर है, स्टैंड्स इन दी कोर्टयार्ड ऑफ द मॉस्क। ये सराउंडिंग है कंटेन्स दी अलाई दरवाज़ा गेट एंड द मास्टरपीस ऑफ द इंडो इस्लाम आर्ट। ये जो बिल्डिंग प्रोसेस ऑफ द कुतुब मीनार टुक अबाउट 75 ईयर्स, इसको 75 ईयर्स लगे थे। द एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट लाइन और द कंटेंट इज कि जो इसकी कंस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट करवाई थी कुतुब उद दीन ऐबक ने और इसको फिनिश किया था इल्तुमिश ने, लेकिन इसको रिपेयर करवाया गया था मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक ने। और जो इसका मीनार है, टावर है, उसको इंग्रेव करवाया था विद द फाइन डेकोरेशंस ऑन इट्स सरफेस मेनली वर्सेस फ्रॉम द कुरान, ठीक है जी। कुतुब मीनार एंड इट्स मॉन्यूमेंट्स वर डिक्लेयर्ड अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1993। सो प्लीज़ रिमेंबर कि कुतुब मीनार इज़ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट और यहाँ पे इसका नाम चेंज करने की बात की जा रही थी। तो दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू GS1। आपने ये पूरा जो इन्फॉर्मेशन है वो याद रखना है। दिस कैन बी आस्क्ड इन दी अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जाम। नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे दिल्ली के बारे में बात की जा रही है। पहली चीज़ तो यहाँ पे बड़ी खतरनाक है कि होम डिलीवरी ऑफ द लिकर गेट्स इन प्रिंसिपल अप्रूवल, उसको अप्रूवल मिल चुका है। लोगों के घर में जो डिलीवरी है वो हो जाया करेगी किसकी, लिकर की। यहाँ पे जो दिल्ली गवर्नमेंट ने, ये जो दिल्ली कैबिनेट है उसने ये चीज़ पास कर दी है और ये जो BJP है इसको, मतलब जो अपोजिशन है इसको अपोज कर रहा है ऑब्वियसली। तो यहाँ पे दूसरी चीज़ कहाँ पे क्या आती है, यहाँ पे अगर हम बात करें ना, दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू, ये अगर कैबिनेट ने पास किया तो GS2 एज वेल एज दी हेल्थ इशूज़ वी कंसिडर इन दी GS3, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो कौन सी है, ई रिक्शा फाइन्स राइजेज आफ्टर दिल्ली हाई कोर्ट ऑर्डर। दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बोला था कि भाई सबके एक तो आपने लाइसेंस देखने हैं, नंबर 2 रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देखो, नंबर 3 यहाँ पे आपने देखा कि उनके पास जो फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये ई रिक्शा का एक फिटनेस सर्टिफिकेट होता है, अगर वो है तो ठीक है। अदरवाइज अगर ई रिक्शा भी पोल्यूशन कर रही है तो इसको बैन करो, इसको बंद करो भाई, ठीक है। तो इस तरह से हमें पता चला कि जो विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस बंदे हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा थे 1280 और विदाउट फिटनेस सर्टिफिकेट भी काफ़ी ज़्यादा बंदे जो कि हैं 704। तो ये इंक्रीज़ होते हमें डे बाय डे दिखाई दे रहे हैं क्योंकि अभी जो चीज़ है वो क्या हाई कोर्ट ने इसका ऑर्डर दे दिया गया था। अब नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट न्यूज़ आज हमने डिस्कस करनी है इज़ अबाउट दी एडिटोरियल। तो पहला एडिटोरियल हमारा क्या है, कंट्रोल इन्फ्लेशन बाय एक्टिंग ऑन लिक्विडिटी। तो यहाँ पे अगर कोई बंदा बोल रहा है कि भाई अकेली रेपो रेट पे काम करो और आपकी जो लिक्विडिटी है या फिर आपकी जो इन्फ्लेशन है वो ठीक हो जाएगी, तो ऐसा कुछ कंडीशन यहाँ पे नहीं बनती दिखाई दे रही। तो लिक्विडिटी पे भी हमें काम करना पड़ता है एंड दैट्स वाई जो CRR है हमने उसको देखा कि इंक्रीज़ कर दिया गया है, ठीक है। तो CRR इंक्रीज़ कर दो या फिर SLR इंक्रीज़ कर दो जिससे जो लिक्विडिटी है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। इस तरह से हम बात कर सकते हैं।
तो यहाँ पे सबसे पहले चीज़ क्या बोली गई है, जो बैंक ऑफ इंडिया है इन्होंने रेपो रेट 40 बेसिस पॉइंट और कैश रिजर्व रेशियो 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ाया, और इससे हमें पता चलता है कि कंट्री में इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए हम ये चीज़ कर रहे हैं। एंड दिस एडिटोरियल हैज़ बीन रिटन बाय दी सी रंगाराजन। जो सी रंगाराजन है वो कौन है? फॉर्मर चेयरमैन ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल एंड टू द प्राइम मिनिस्टर एंड अ फॉर्मर गवर्नर ऑफ द आरबीआई। ठीक है, अब यहाँ पे समझिएगा, ये जो सिचुएशन है इज़ वर्स्ट आफ्टर द कोविड इन द यूएस की अगर हम बात करते हैं, उन्होंने सोचा था कि हमने किस तरह से यहाँ पे जो ग्रोथ है उसको इंक्रीज़ करना है। ग्रोथ को इंक्रीज़ करते करते बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाती है, इन्फ्लेशन यहाँ पे इंक्रीज़ होती है हमें नज़र आती है। और यही जो सेम चीज़ अगर मैं बात करूँ सीपीआई कंबाइंड की, अगर हम अपनी कंट्री में बात करें तो वो भी स्टैंड कर रही है यहाँ पे 6.95% पे, जो कि अपना जो टारगेट है उसको कट कर रही है। और जो टारगेट है वो इन्फ्लेशन का टारगेट है हमारा 4+-2%, मतलब 2 से लेकर 6% तक जो इन्फ्लेशन है वो हम उसको ठीक मानते हैं, लेकिन ये अभी 7% के नज़दीक जाती हुई हमें दिखाई दे रही है। तो मेजरली इसका जो क्रेडिट है वो दिया जाता है कि भाई क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस है वो इंक्रीज़ हो चुके हैं, रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है, इस वजह से यहाँ पे बोला जाता है। लेकिन ये डोमेस्टिक जो हमारे रीज़न है वो भी हैं जिसकी वजह से जो इन्फ्लेशन है वो इंक्रीज़ होती दिखाई दे रही है। कैसे? अगर हम बात करते हैं 2008-9 क्राइसिस की, जो सेंट्रल बैंक ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज़ है जैसे कि यूएस का पर्टिकुलरली, तो यहाँ पे ब्लेम्ड फॉर ओवरलुकिंग दी शार्प राइज इन दी एसेट प्राइस इवन दो सीपीआई इन्फ्लेशन वाज मॉडेस्ट। वहाँ पे सीपीआई इन्फ्लेशन मॉडेस्ट भी थी, लेकिन यहाँ पे राइज होता दिखाई दे रहा था किस चीज़ में, एसेट प्राइसेस में। उस चीज़ का क्या रीज़न था उसके बारे में बात करेंगे। सो यहाँ पे भी अगर हम कोविड-19 की बात करते हैं या फिर केनीशियन प्रिस्क्रिप्शन की बात करते हैं, सेवरल जितने भी लॉकडाउन से उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया था मोबिलिटी ऑफ पीपल, गुड्स एंड सर्विसेज। तो उसको रिस्ट्रिक्ट करने की वजह से जब उन्होंने रेपो रेट को कम भी किया, जो रेपो रेट को कम किया या फिर सीआरआर को कम किया कि लिक्विडिटी मार्केट में बढ़े, तब भी हमें ग्रोथ होती नहीं दिखाई दी, ग्रोथ नहीं इंक्रीज़ हुई। लेकिन ऑन दी अदर हैंड इन्फ्लेशन है जो वो हमें इंक्रीज़ होती थोड़ी बहुत दिखाई दी। ऑल दो इकोनॉमिक सर्वे में ये लिखा हुआ है कि हमारी कंट्री ने एक अच्छे वे से इसको कंडक्ट किया, क्योंकि हमने सप्लाई पे ज़्यादा फोकस किया एज़ कंपैरिजन टू कंजम्पशन इंक्रीज़ करने में हमने कम फोकस किया, सप्लाई पे सबसे पहले हमने फोकस किया। ऑन दी अदर हैंड ये यूएसए ने उलट किया और वहाँ पे इन्फ्लेशन है जो वो ज़्यादा हमें देखने को मिली। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, इनिशियली द फोकस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया हैज़ बीन टू कीप द इंटरेस्ट रेट लो एंड इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ लिक्विडिटी थ्रू वेरियस चैनल, सम ऑफ विच हैव बीन न्यूली इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, इवन एज द इकोनॉमी पिकड अप स्ट्रीम इन 2021-22 इन्फ्लेशन ऑल्सो बिकेम एन इशू। तो ग्रोथ अगर चाहे यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है 2021-22 की, लेकिन यहाँ पे जो इन्फ्लेशन है वो हमें एक इशू बन जाता है। और अगर मैं यूएस की बात करूँ, इतना 40 ईयर्स में कभी भी इन्फ्लेशन नहीं हुई जितनी आज वहाँ पे इन्फ्लेशन हुई है, क्योंकि उन्होंने हमारी कंट्री से थोड़ा ज़्यादा अपोजिट किया था। उन्होंने कंजम्पशन को इंक्रीज़ करने पर फोकस किया था, ना कि सप्लाई को। तो कंजम्पशन इंक्रीज़ हो जाती है, डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है और भी ज़्यादा, सप्लाई उतनी थी नहीं, तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। अगर हम यहाँ पे लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं, तो it remain accommodative while focusing on withdrawal of the accommodations to ensure that inflation remains within the target going forward while supporting growth. Without efforts to curtail liquidity, inflation will not come down. यहाँ पे बात की जा रही है कि अगर आप लिक्विडिटी को कम नहीं करोगे तो आपकी जो इन्फ्लेशन है वो नीचे नहीं जाएगी। तो ऑब्वियसली फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी दोनों पे काम करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो आई गो बैक टू अ पॉइंट विच आई हैव बीन मेकिंग सेवरल टाइम्स रिसेंटली। ये बोल रहे हैं, while discussing inflation, analysts including policy maker focus almost exclusively on the increasing the prices of the individual commodities such as crude oil as the primary cause of inflation। लेकिन यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि अगर जब तक आप लिक्विडिटी पे भी काम नहीं करोगे तब तक आपकी जो इन्फ्लेशन है वो यहाँ पे नीचे नहीं आएगी। इन्फ्लेशन और अगर ग्रोथ की बात करें तो जो फिलिप्स कर्व है वहाँ पे बोला जा रहा था कि ग्रोथ के साथ में इन्फ्लेशन है जो वो आती है। मतलब अगर इन्फ्लेशन होगी तो ग्रोथ होगी, और अगर ग्रोथ होगी तो एम्प्लॉयमेंट है वो हमें इंक्रीज होती दिखाई देती, यहाँ पे ये बोला जा रहा था। लेकिन जो केनीशियन यहाँ पे था, उन्होंने क्या किया था, इसको बिल्कुल ही बोला था कि नहीं ये चीज़ गलत है। और not Keynesian, Tobin called the Phillips curve a cruel dilemma because it suggested the full employment was not compatible with the price stability। ठीक है जी। तो उन्होंने बोला कि प्राइस स्टेबल अगर होएगा तो एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे भी आ सकती है। ये चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ में। और लास्टली यहाँ पे बोला जा रहा है कि दिस इज़ वॉट द राइज इन CRR विल डू। ठीक है, कि जो चीज़ कहते मैं बोल रहा हूँ कि लिक्विडिटी को कंट्रोल करो, तो CRR यहाँ पे वही चीज़ करेगा और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में भी हम क्या हो सकते हैं, एक कामयाब हो सकते हैं। उसका रीज़न क्या है, मैं भी इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि इन्फ्लेशन यहाँ पे नॉट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी बट इट ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट थिंग्स लाइक फिजिकल पॉलिसी एटसेट्रा। ठीक है, फिजिकल पॉलिसी हो गया और एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें इन्फ्लेशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं।
हैं। ओनली मॉनेटरी पॉलिसी, अगर आपको कोई बोल रहा है कि भाई सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी आप इन्फ्लेशन मॉनेटरी पॉलिसी से आप इन्फ्लेशन कंट्रोल कर सकते हो, तो ये बिल्कुल गलत है। मॉनेटरी पॉलिसी से अकेले से इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होती, फिजिकल पॉलिसी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है और एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स भी उसमें एक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, जिससे हम इन्फ्लेशन को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। सो दिस एडिटोरियल इज बिलोंग्स टू द सिलेबस फ्रॉम GS3 सिलेबस का पार्ट है ये इकोनॉमिक्स। Then we will be discussing the next editorial, that is this food regulator needs to be step up to the plate। ठीक है, तो यहाँ पे बात की जा रही है जो FSSAI है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये एक हम मान के चलते हैं रेगुलेटर है ऑन दी हेल्थ एंड सेफ्टी फूड्स प्रोड्यूस्ड इन दी कंट्री। तो कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है जी, और पीपल फॉर द पीपल है, और फंड किया जाता है बाय द टैक्स पेयर्स मनी। तो इट शुड बी इम्पार्शियल एंड अनइन्फ्लुएंस्ड बाय द सेम फूड इंडस्ट्री विच इट हैज़ टू कंट्रोल एंड रेगुलेट। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे लेबलिंग की बात की जा रही थी कि कौन सा फूड सही है और कौन सा फूड गलत है, मतलब कि कौन सा फूड हेल्थ के लिए सही होगा और कौन सा फूड हेल्थ के लिए नहीं सही होगा। तो यहाँ पे जो चीज़ देखी गई एक कि उन्होंने ये कंसल्ट करना स्टार्ट कर दिया FSSAI ने इंडस्ट्री के साथ में जो चीज़ें वो बना रहे हैं। तो ऑब्वियसली यार यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आप लोगों के पैसे पे काम कर रहे हो, लोगों के लिए काम कर रहे हो। अगर वही इंडस्ट्री से पूछोगे कौन सी चीज़ सही है, वो अपनी चीज़ को कभी गलत नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको उस चीज़ को बेचना है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फूड्स एज हेल्दी और अनहेल्दी इज अ टेक्निकल और प्रोफेशनल स्टेप। तो आप इसमें प्रोफेशनल्स को इंक्लूड करो, ना कि मैन्युफैक्चरर्स को या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट को। ठीक है, तो यहाँ पे कंसर्न्स क्या है, जंक फूड को लेकर कंसर्न्स है भाई, जिसमें कैलोरीज हाई हैं, शुगर हाई है, फैट हाई है, सॉल्ट कंटेंट हाई है, और इससे होता क्या है, ओबेसिटी आने लग जाती है एडोलेसेंट्स में, ऑनसेट ऑफ द ओबेसिटी, ठीक है जी, इंसुलिन इनएफिशिएंसी हो जाती है, और इन अडल्टहुड रिजल्ट इन द डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कार्डिक एंड रेनल डिजीज। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो एक मेजर कंसर्न, और आप ये चीज़ों को पूरा कर दोगे, लेबल कर दोगे कि भाई हेल्दी है या नहीं हेल्दी है, अनहेल्दी है, किसको पूछ के, इंडस्ट्रीज को पूछ के, वो अपनी चीज़ को, प्रोडक्ट को कभी भी गलत नहीं बताएगा। यहाँ पे ये बात बोली जा रही है। अभी तक हमारे पास कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा पक्के तौर पे कंटेंट भी नहीं है, इसी वजह से हम WHO की जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करते हैं कि जो शुगर, सॉल्ट, फैट और कैलोरीज पर 100 ग्राम ऑफ प्रोसेस्ड फूड पैकेज्ड और 100 ml ऑफ लिक्विड बेवरेजेस बॉटल्ड। ठीक है, तो अभी तक तो हम WHO के नॉर्म्स ही फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे ऑन पैकेज लेबलिंग के बारे में क्या बोला जा रहा है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी इज टू फाइंड आउट विच काइंड ऑफ FOPL इज मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव, एक्सेप्टेबल एंड येट रिफ्लेक्टिव इन दी इन्फ्लुएंसिंग परचेज इंटेंशन। मतलब जो लोगों के परचेजिंग इंटेंशन को बदल दे। अगर सपोज करो कोई बंदा चिप्स का ये क्रिस्प यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका पैकेट लेने के लिए जा रहा है, तो वहाँ पे अगर रेटिंग होगी ½ स्टार या फिर कोई भी स्टार वहाँ पे रेटिंग है कि ये तो अनहेल्दी है, तो मे बी उसका जो इंटेंशन है वो चेंज हो जाए, और उसकी मेथोडोलॉजी इस तरह से होनी चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए कि कंज्यूमर को पता लग सके कि ये चीज़ सही है या फिर नहीं चीज़ सही। अभी यहाँ पे और जो चीज़ अगर हम बात करें, चिल्ड्रन हैव बीन लेफ्ट आउट, तो यहाँ पे आप इंडस्ट्रीज को लेकर चल रहे हो, लेकिन जो लोग बहुत ज़्यादा जी चीज़ों को खाते हैं उनसे तो उसका चीज़ को पूछो, ताकि उसका जो सेंस है, जो उसकी जो इंटेंशन होती हैं उसको खाने के पीछे, कि मैं तो पैकेज्ड बिस्किट खाऊंगा, मैं पैकेज्ड चिप्स खाऊंगा, सॉफ्ट ड्रिंक्स जो हैं, तो उसकी इंटेंशन हमें पता लग सके वो उस चीज़ को क्यों कर रहा है ना। तो फसाई कैनॉट गो हेड विद अ ड्राफ्ट रेगुलेशन बेस्ड ऑन दी हाईली कंटेस्टेड स्टडी डिजाइन एंड हुज फाइंडिंग्स आर नॉट येट पीयर रिव्यूड। तो पीयर रिव्यू के बाद में ही ये जो रेटिंग वाली चीज़ है इसको आगे कैरी ऑन करना चाहिए, अदरवाइज इसका कोई फायदा नहीं होगा। यहाँ पे ये चीज़ बोली जा रही है। सो नाउ दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू अगेन GS3 हेल्थ वाला पोर्शन, यहाँ पे आपने याद रखना है। The next topic which is related to, we can say, GS2, because National Family Health Survey as well as with the socio-economic survey is belongs to the GS3। ठीक है जी, तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की, यहाँ पे कुछ पैरामीटर है, यहाँ पे कुछ अच्छी खबरें हमें देखने को मिली हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, गेन इन दी चाइल्डहुड न्यूट्रिशन वर मिनिमल, बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन एज वर इम्प्रूवमेंट इन दी ओबेसिटी लेवल्स, वो भी, लेकिन कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट हम अगर कुछ ना कुछ पॉजिटिव निकालना चाहिए, हर चीज़ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि किस तरह से जो ओबेसिटी या फिर जो न्यूट्रिशन है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है, और एनीमिया है लेकिन वो वर्स हो चुका है पहले से भी 2015-16 का जो सर्वे आया था। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि व्हेन हाइलाइट्स वर मेड पब्लिक लास्ट ईयर, द फोकस वाज इंडियाज डिक्लाइनिंग टोटल फर्टिलिटी रेट दैट हैड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री हिस्ट्री, ये नीचे गया है। हमारी जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 2.1 जो मतलब हमारा
रिप्लेसमेंट लेवल है उससे भी नीचे जाती हमें दिखाई दे रही है। इसका मतलब हमारी जो पॉपुलेशन है वो स्टेबल या फिर नीचे आती हमें दिखाई देगी। एक्सेप्ट दो स्टेट्स को छोड़कर, बिहार और उत्तर प्रदेश को, यहाँ पे जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो अभी भी ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू ऑल ओवर द कंट्री। लेकिन इससे हमारी जो पॉपुलेशन है वो नीचे आती हमें दिखाई देगी। ठीक है जी, ये चीज़ आपने याद रखनी है। और यहाँ पे अगर हम मुस्लिम्स की बात करें तो उनकी जो फर्टिलिटी रेट है उसमें भी कमी हमें आती दिखाई दी है। 2.6 थी 2015-16 में और अभी हमें वो 2.3 नज़र आ रही है। और 1992-1993 में ये 4.4 थी। तो एक मैक्सिमम डिप हमें जो देखने को मिला है, तो इस चीज़ के बारे में यहाँ पे आपने याद रखना है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे। द नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू दी ग्लोबल स्टडी ऑन दी बर्ड्स। एक यहाँ पे रिपोर्ट आती है जिसका नाम है द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स बर्ड, एन एनुअल रिव्यू ऑफ द इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज पब्लिश्ड ऑन दी May 5 बाय 9 नेचुरल साइंसेज एंड एवियन स्पेशलिस्ट अक्रॉस द ग्लोब। इन्होंने बोला जो कि पॉपुलेशन ऑफ 48% ऑफ द बर्ड्स ये डिक्लाइन हो रही हैं। और ये रिपोर्ट जो दी है वो किसने दी है? मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी गिव्स एन ओवरव्यू ऑफ द चेंजेस इन द नॉलेज ऑफ एवियन बायोडाइवर्सिटी एंड द एक्सटेंट टू विच इज इम्पेरिल्ड। तो यहाँ पे और अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो वो बोलते हैं कि जो बर्ड्स हैं वो एक इकोसिस्टम को कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर ये खत्म होते हमें दिखाई देंगे तो इकोसिस्टम कोलैप्स होता हमें नजर आएगा और ह्यूमैनिटी भी फिर उसके बाद में खत्म होती हमें नजर आएगी। सो द कंटिन्यूड ग्रोथ ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन एंड द पर कैपिटा रेट्स ऑफ द कंजम्पशन लीड्स डायरेक्टली टू द कन्वर्जन एंड डिग्रेडेशन ऑफ द प्राइमरी नेचुरल हैबिटेट्स। इसका मतलब क्या है कि जो आप घर बना रहे हो वो वहाँ पे ग्लास बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो तो उनको अपना घर बनाने के लिए जगह नहीं मिल रही, और फॉरेस्ट को आप काट रहे हो तो वो जाएगा कहाँ पे? अगर सिटी की तरफ आता है उसको घर नहीं बनाने दे रहे, आप फॉरेस्ट को आप काट रहे हो, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो। तो ये जो बर्ड्स हैं या फिर कोई भी चीज़ है इसमें ख़त्म होते दिखाई देंगे, विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर इकोसिस्टम एंड फॉर आर कल्चर। सो इसके ख़त्म होने से, बर्ड्स के ख़त्म होने से इकोसिस्टम कोलैप्स हो सकता है और जिसकी वजह से जो ह्यूमैनिटी है उसमें भी धीरे धीरे करके कोलैप्स होती हमें नजर आएगी। ठीक है जी, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। और एंड दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू अगेन GS3 environmental section. Now the next news which we are going to discuss is regarding यहाँ पे most stringent norms for the social media platform in the works। यहाँ पे अगर हम बात करें, दिस न्यूज़ इज़ अगेन रिलेटेड टू GS3। आज बहुत ज़्यादा न्यूज़ आई हुई है GS3 से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और यहाँ पे टेक्नोलॉजी अगर मैं बात करूँ तो पहले आपने सुना होगा OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए हमारे रूल्स आए थे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के लिए हमारे रूल्स आए थे कुछ, लेकिन अभी बहुत ही ज़्यादा और भी स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स लाने की जो है वो बात की जा रही है। तो जब ये आएंगे तो उसके बारे में हम बात करेंगे। The next news is extremely important. This can be asked in the upcoming prelims exam. GS1 से रिलेटेड है, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है, इसको आपने चीज़ को याद रखना है। कई बार हमने इस तरह के क्वेश्चन देखे हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा, द मेस्ट्रो हु touched an image of the Kashmir Valley and a sound of spirituality every time he struck a chord on his santoor transcended for a divine concert on Tuesday। ठीक है जी, तो इनकी जो है डेथ हो चुकी है। तो ये है कौन? अ सिंबल ऑफ शेवाइट और सूफी ट्रेडिशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इनका ये पद्म विभूषण अवॉर्डी हैं और ये इनको बोला जाता था कि ये जो इनका इंस्ट्रूमेंट है वो बहुत ज़्यादा अच्छे वे से काम नहीं कर पाएगा, लेकिन सारे ऑर्ड्स को ख़त्म करते हुए इन्होंने सारे क्रिटिक्स को बोला कि सारे क्रिटिक्स यही बोलते संतूर वॉज नॉट फिट फॉर दी मीन्स और गमक्स। ठीक है जी, लेकिन उन्होंने पॉसिबल किया कि किस तरह से मैं इसको आगे बढ़ा सकता हूँ। सो द मास्टर ऑफ बोथ दी रागदारी और रियाज, यहाँ पे उन्होंने एक बच्चे वे से इसका मतलब एक काम किया था और इनको पद्म विभूषण मिला हुआ है। और ये आपने याद रखना है, शेवाइट और सूफी ट्रेडिशन था और इनके इंस्ट्रूमेंट का नाम है संतूर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करेंगे ना। क्यों इसको डिस्कस किया? क्योंकि इनके बारे में बात की गई थी, कल प्राइम मिनिस्टर ने भी बात की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ है एलॉन मस्क टू रिवर्स ट्विटर बैन ऑन ट्रंप। ठीक है, तो ये एक यहाँ पे न्यूज़ है। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास यहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट हिट $15.29 बिलियन बीट टारगेट। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉटन टेक्सटाइल है एक्सपोर्ट है उसका हमें यहाँ पे इंक्रीज़ होता दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपने जो याद रखनी है, जो कॉटन के प्राइसेज है वो हमारी कंट्री में ज़्यादा थे। इसी वजह से लास्ट टाइम न्यूज़ जो हमने पढ़ी थी, अगर आप कॉन्टीन्यूटी में न्यूज़पेपर की डिस्कशन को फॉलो कर रहे हो, कि कॉटन के जो एक्सपोर्ट है रॉ मटेरियल के वो कम कर देनी चाहिए ताकि जो प्राइस है वो मार्केट में, हमारी मार्केट में, इंडियन मार्केट में स्टेबल हो पाए और यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो आसानी से मिल पाए लोगों को और सस्ती मिल पाए। ठीक है जी, चलिए अगली न्यूज़ के बारे में अगर हम बात करें, यहाँ पे जो टारगेट है कि जो स्टेट्स हैं वो कितना बोरो कर सकते हैं, वो अपनी जीडीपी का 3.5%, जितनी भी उनकी जीडीपी है, लेट्स से 10 है या फिर लेट्स से 3 है, तो वो उसका 3.5% ही क्या कर सकते हैं, अपना बोरो कर सकते हैं। ठीक है,
यहाँ पे टारगेट है। और लास्टली इंडिया सेट टू एक्सपोर्ट 1.4 मिलियन टन वीट इन दी अप्रैल। तो ये हुआ क्या है, ग्रेन मार्केट ज़्यादा बायर्स स्क्रैम्बल फॉर ऑल्टरनेटिव टू ब्लैक सी सप्लाईज हिट हार्ड बाय दी वॉर इन दी यूक्रेन। तो मैंने आपसे पहले क्वेश्चन पूछा था कि ब्लैक सी के साथ में कौन कौन सी जो कंट्रीज है वो लगती हैं। यहाँ पे नंबर 1 है बुल्गारिया, नंबर 2 है यूक्रेन, नंबर 3 है रोमानिया, ठीक है जी। फिर उसके बाद में हमारे पास यहाँ पे अगर हम बात करें तो दिस इज़ जॉर्जिया, ठीक है। और उसके बाद में अगर हम यहाँ पे देखते हैं रशिया नंबर 5, एंड यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ रहेगी, क्या है, टर्की, ठीक है जी। तो ये चीज़, ये कंट्रीज़ है जो कि इसके कुछ रह तो नहीं गया, ये कंट्रीज़ है कुछ जो कि ब्लैक सी के साथ में लगती हैं। 1 इज़ बुल्गारिया, नंबर 2 रोमानिया, यूक्रेन, फिर उसके बाद में यहाँ पे रशिया, जॉर्जिया एंड टर्की। ये चीज़ आपने याद रखनी है। और इसका कुछ बन जाएगा BUR, बुल्गारिया, यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया, ठीक है जी। उसके बाद में यहाँ पे अगेन ये तो रशिया का ही पार्ट है, दिस इज़ नॉट, दिस इज़ टर्की। तो यहाँ पे आपने इस चीज़ को याद रखना है, BURGR अगर यहाँ पे आप लिख दोगे तो चलो आपको ये याद रहेगा ये चीज़। तो ये जो है उसके बाद में बर्गर टी से हो गया टर्की, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है प्रॉपर वे से। तो इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, लोकेशन के क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपने याद रखना है। अच्छा जी, तो इसमें कौन कौन सी कंट्री यहाँ पे लग रही है, ठीक है, आपने बताना था तो उसको बारे में देखेंगे। सो थैंक यू सो मच। अच्छा, इसका आपने इसको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को। बाय।